हेलो स्टूडेंट्स, अपन आगे की टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए जो कि अपन अभी तक पढ़ रहे थे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें अभी तक मैं आपको जो पढ़ा चुकी हूँ वो हेरिडिटी, न्यूट्रिशन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, फिजिकल एनवायरनमेंट, इमोशनल डिस्टर्बेंस, सेक्स डिफरेंस, यहाँ तक अपन लोगों ने जब पढ़ लिया था तो उसके बाद मैंने कहा था कि इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए अपन आगे चलेंगे। तो अब अपन आगे चलने के लिए आगे जो 7th नंबर का पॉइंट जो कि उसके फिजिकल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है वो है पारिवारिक वातावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कारक है पारिवारिक वातावरण। आपने देखा होगा कि ये जो आपका पेपर है इसका नाम भी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशनशिप मतलब मानव विकास और पारिवारिक संबंध है। तो पारिवारिक वातावरण जो होता है वो हरलॉक के अनुसार प्रत्येक आयु स्तर पर वातावरण का प्रभाव लंबाई अपेक्षा वजन पर अधिक पड़ता है। एट एवरी एज एनवायरनमेंट हैज़ अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस इन वेट दैन ऑन हाइट। यदि पारिवारिक वातावरण सुखद, आनंदमयी, खुशनुमा, सौहार्दपूर्ण है तो बालक का विकास भी अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे वातावरण में बालक भयमुक्त होता है, तनाव से रहित होता है। परंतु यदि पारिवारिक सदस्यों में नकारात्मक भाव आते हैं, माता पिता आपस में लड़ते हैं, तो बच्चे डरे डरे सहमे सहमे रहते हैं, उनमें भय व्याप्त हो जाता है, वे संवेगात्मक तनावों से घिरे रहते हैं, अतः उन्हें मानसिक एवं संवेगात्मक संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। परिणाम स्वरूप उनका शारीरिक विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। तो इस पारिवारिक वातावरण के अंदर जो परिवार के सदस्य होते हैं उनका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है बालक के अच्छे शारीरिक और वृद्धि और विकास के अंदर। और ये जो पेरेंट्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, जो कि अपन आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट आता है उसके विकास को प्रभावित करने वाला वो होता है बुद्धि, इंटेलिजेंस। अध्ययनों से ये सिद्ध हुआ है कि बुद्धि न केवल मानसिक विकास को ही अपितु शारीरिक विकास को भी प्रभावित करती है। यद्यपि उठने, बैठने, खड़े होने, चलने, दौड़ने, उछलने, कूदने, भागने आदि जितनी भी गामक क्रियाएं मतलब मोटर एक्टिविटी जिसमें कि वो चलता फिरता है, मोटर डेवलपमेंट जो अपन आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा और ज़्यादा अच्छे से, परंतु इनका संबंध बुद्धि से भी है। अधिक बुद्धिमान बच्चे दुर्बल बुद्धि के बच्चों की तुलना में उनका जो गामक क्रियाओं का जल्दी करना सीख लेते हैं। गामक क्रियाएं मतलब जैसे शुरू से होती हैं कि करवट बदलना, फिर बैठना, उठना, खड़े होना, चलना, भागना, दौड़ना, साइकिलिंग करना, ये सब गामक विकास के अंतर्गत आते हैं। जैसे जैसे बच्चा आगे आगे परिपक्व होता जाता है और चीज़ें सीखता जाता है वो गामक विकास के अंतर्गत आते हैं। तो जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं वो जल्दी सीख लेते हैं और जो कम बुद्धि के होते हैं वो धीरे धीरे सीखते हैं। टर्माइन ने अपने अध्ययन में यह पाया कि बहुत प्रखर बुद्धि के बालकों में बोलने की क्रिया 11 माह में तथा चलने की क्रिया 13 माह में प्रकट हुई, जबकि दुर्बल बुद्धि के बालकों में यही क्रियाएं क्रमशः 15 एवं 3 महीनों में प्रकट हुई। मतलब आप देखिए कि कितना मतलब फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसी प्रकार बुद्धि एवं यौन परिपक्वता भी एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मतलब बुद्धि और यौन परिपक्वता मतलब कि सेक्स डेवलपमेंट जो होता है वो भी एक दूसरे से संबंधित होता है कि प्रखर बुद्धि मतलब बुद्धिमान बालकों में यौन परिपक्वता दुर्बल बुद्धि के बालकों की तुलना में 1 से 2 वर्ष पहले आती है। अतः स्पष्ट है कि बुद्धि का प्रभाव शारीरिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ता है। तो ये तो हुई बुद्धि की बात, और भी कई बातें इसके अंतर्गत आती है कि बुद्धि से कई चीज़ें रिलेटेड होती हैं। बुद्धि से पढ़ाई भी रिलेटेड होती है और भी कई चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब आइए आप रोग या डिजीज़। अगर रोग भी शारीरिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। वे बालक जो जन्म से ही बीमार एवं विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त होते हैं उनका शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि ये पहले भी अपन पढ़ चुके हैं कि बीमार जो बच्चा होता है तो वो अपने शारीरिक जो
स्वस्थता को बनाने के लिए जितना उसके शरीर के अंदर के अंगों को प्रयास करना पड़ता है, तो इसके कारण उसका शारीरिक विकास भी रुक जाता है या धीमा पड़ जाता है। बीमार की स्थिति में बालक को कुछ भी खाना पीना, केवल रोता रहता है अथवा बिस्तर पर सुस्त पड़ा रहता है। इस कारण वह निर्बल व कमज़ोर हो जाता है, उसे पूरा पोषण नहीं मिलता। पोषण क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि कई कारण होते हैं, ना खाने की इच्छा या कई चीज़ों पर उसको रोक भी लगा दी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, ये देना है ये नहीं देना है, क्योंकि उसकी बीमारी ठीक करना प्रथम कर्तव्य होता है। इसके कारण वो निर्बल कमज़ोर, पोषण भी नहीं मिल पाता है, फलतः शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसके ठीक विपरीत जो बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं वे भरपेट भोजन करते हैं, खूब खेलते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं, उनका शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। उनके सभी अंग अवयव एवं निश्चित समय पर परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। रोगों के निदान व उपचार में एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ दी जाती है। उनका तत्कालीन प्रभाव से रोगों का निदान तो अवश्य ही हो जाता है। मैंने आपको बताया ना कि उसको इस तरह की दवाइयाँ दी जाती है कि कई चीज़ों में उसकी रोक लगा दी जाती है, कि जैसे कि आप खट्टा मत दीजिए, विटामिन सी मत दीजिए, या आप इस समय प्रोटीन बंद कर दीजिए। इस तरह की बातें होती है क्योंकि उसको एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं तो उसके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। तो ऐसे में वो पोषक तत्वों की कमी होना वाजिब है, परंतु इससे बालकों के शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। अतः बीमारी के बाद बालक शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये तो हुई रोग। अब अपन आते हैं शारीरिक विकृतियाँ, फिजिकल डिफेक्ट्स। फिजिकल डिफेक्ट्स क्या होता है कि जो शरीर में कोई विकृति हो या दोष हो। तो शारीरिक दोष या विकृति चाहे वंशानुगत कारणों से भी हो सकती है, वंशानुगत कारणों से तो कई बार हो ही जाता है, और किन्हीं अन्य कारणों से यह बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करता ही है। गर्भावस्था में यदि गर्भवती स्त्री किसी ऐसे गंभीर संक्रामक रोग की शिकार हो जाती है अथवा उसे पागल कुत्ता काट लेता है, जिससे कि हाइड्रोफोबिया होता है ना, आपने सुना होगा कि अगर कुत्ता काटता है तो अगर आपने इंजेक्शन नहीं लगवाया तो हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर एक बीमारी होती है जो हो जाती है, और भी कई भी प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो बालकों में शारीरिक विकृतियां दोष उत्पन्न हो जाता है। कई बार प्रसव के दौरान गड़बड़ी होने अथवा अप्रशिक्षित व अकुशल दाई या नर्स के हाथों प्रसव कराने पर भी बच्चे में शारीरिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अस्थि विकार, दृष्टि दोष, गूंगापन, वाणी जैसे तुतलाना, हकलाना, या दंत शरण जिसे कहते हैं ना, डिकाइंग ऑफ टीथ, कटे फटे होठ आदि आते हैं। जिन अंगों में दोष उत्पन्न होते हैं उन्हीं अंगों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो ये जो होता है, तो ये इस प्रकार से होने से काफ़ी प्रॉब्लम्स बच्चे के शारीरिक परिपक्वता और उस पर निर्भर करती है। अब आप देखिए शारीरिक दोषों के प्रकार हैं। अब शारीरिक दोषों के प्रकार किस प्रकार से हैं, आप ये देखिए। शारीरिक दोषों के प्रकार, ये भी इफ़ेक्ट्स ऑफ फिजिकल डिफेक्ट्स। शारीरिक दोषों का बुरा प्रभाव बालकों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, परंतु कुछ बच्चे शारीरिक दोष होने के बावजूद भी जीवन में सफल होते हैं और बेहतर प्रदर्शन करते हैं। आपने देखा होगा कई पिक्चर्स में भी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसने जयपुर फुट लगवा रखा है, वो भी दिव्यांग है, पाँव नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी डांसर है। तो ये आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है कि आपकी विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है। परंतु कुछ बच्चे शारीरिक दोष होने के बावजूद भी जीवन में सफल होते हैं और बेहतर प्रदर्शन करते हैं। उनका सामाजिक समायोजन मतलब सोशल एडजस्टमेंट भी अच्छा होता है। विश्व में अनेक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हुए भी खेल, अध्यात्म, विज्ञान, शिक्षण, राजनीति आदि क्षेत्रों में आगे रहे हैं। विकलांगता उनके शारीरिक के विकास में बाधक नहीं अपितु साधक सिद्ध हुआ है। लुइस ब्रेले, आपने नाम सुना होगा, जिसने ब्रेल लिपि लिखी है। ब्रेल लिपि क्या है? जो अंधे होते हैं, आँखों से जिनको दिखाई नहीं देता, वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए एक अलग तरह से ब्रेल लिपिक होती है जिसमें खुरदुरे शब्दों में लिखा रहता है, उनके टच करके और वो बता देते हैं। उनकी क्लासेस होती हैं, उनको सिखाया जाता है। तो ब्रेल लिपि उसका इसलिए दिया कि लुइस ब्रेले ने उसका इन्वेंशन किया था। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार किया तो स्वयं अंधे थे।
बालक में शारीरिक दोषों को उनके व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में सबसे पहले अध्ययन एल्फ्रेड एडलर ने किया। इन्होंने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया इस पर। उन्होंने अपने अध्ययन में यह पाया कि शारीरिक दोष या विकृतियाँ के कारण बालक स्कूल एवं खेल के साथियों के साथ समायोजन नहीं कर पाता है। अतः शारीरिक दोष बालकों को कुसमायोजन की प्रवृत्ति की ओर धकेलता है। उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि बालक शारीरिक दोष विकृतियों को छिपाने के लिए ही विभिन्न प्रकार के उद्यम या प्रयास करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ होने की भावना के साथ अपने परिश्रम भी करते हैं। वे अपनी सभी ताकत को लक्ष्य प्राप्ति की ओर लगा देते हैं और सफल भी होते हैं। परंतु वह बालक जो शारीरिक पर ये जो सफलता मैं आपको बता रही हूँ उसके लिए आपकी विल पावर स्ट्रांग होना बहुत आवश्यक है। उस बच्चे की और साथ के अंदर परिवार के सदस्यों के सहयोग की बहुत आवश्यकता है। परंतु वह बालक जो शारीरिक दोष के साथ ही श्रम नहीं करते, उनमें आत्मबल तथा आत्मविश्वास की कमी होती है। वे बौद्धिक क्षमता का बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। फलतः वे हीन भावना एवं कुंठा के शिकार हो जाते हैं। उनका व्यवहार एवं व्यक्तित्व दोनों ही असंतुलित हो जाता है। शारीरिक दोष या विकृतियों के कारण बालक को व्यक्तित्व एवं व्यवहार कितना अधिक प्रभावित होगा, यह केवल शारीरिक दोषों की श्रेणी के द्वारा ही नहीं निर्धारित होता, बल्कि बालक के साथ माता पिता व परिवारजनों का प्यार, साथियों का व्यवहार, शिक्षकों का प्रोत्साहन उत्साह पर भी निर्भर करता है। मतलब इन लोगों की भी ज़रूरत होती है। खाली बच्चे का विल पावर स्ट्रांग है लेकिन कोई सहयोग नहीं कर रहा तो वो भी मुसीबत का काम हो जाता है। उसके लिए वो फिर राइज़ करने में उसको बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। तो जितने भी अपने पेरेंट्स होते हैं, आपस के घर वाले होते हैं, सामाजिक सदस्य होते हैं जो हमारे कांटेक्ट में होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनको इसमें सहयोग करना चाहिए। यदि बालक को माता पिता, परिवारजनों, विद्यालय के साथियों, शिक्षकों से अपेक्षित प्यार, स्नेह, प्रोत्साहन मिलता है तो बालक शारीरिक दोषों को नज़रअंदाज करते हुए अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेता है तथा समाज का कर्णधार एवं कर्मठ सदस्य बन जाता है। परंतु यदि माता पिता व परिवारजनों के साथ ही उसके स्कूल के साथियों एवं अध्यापकों के द्वारा उपेक्षित व्यवहार, मतलब उसको अवॉइड करते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, मिलता है तो उसमें विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, तो बालक का व्यवहार एवं व्यक्तित्व दोनों ही प्रभावित होते हैं और बालक नकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है। इसका व्यक्तित्व भी असंतुलित हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको उसका सहयोग करना चाहिए। इसीलिए ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ताकि आप भी शिक्षित हों और इस तरह से आप कार्य करें कि इस प्रकार के बच्चों को आप सहयोग करें। अब आइए सामाजिक आर्थिक स्तर, ये भी बहुत आवश्यक होता है क्योंकि कहते हैं कि पहले तो प्यार और फिर उसके बाद पैसा, यही काम आता है। आज के समाज की ये धारणा है, मैं अपनी धारणा नहीं बता रही हूँ, सामाजिक धारणा, और वो भी काफ़ी लोगों की, 100% की मैं नहीं बता रही। तो सामाजिक आर्थिक स्तर या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सामाजिक आर्थिक कारक भी बालक के शारीरिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। उच्च आर्थिक सामाजिक स्तर में पढ़ने वाले बालकों का विकास निम्न आर्थिक सामाजिक स्तर के बालकों की अपेक्षाकृत अधिक अच्छा होता है क्योंकि उन्हें सभी मूलभूत भौतिक आवश्यकताओं के साथ ही आरामदायक आवश्यकताओं की पूर्ति भी समय पर हो जाती है। इन्हें सभी पौष्टिक तत्वों से युक्त आहार खाने को मिलता है। रहने को स्वच्छ, सुंदर, हवादार, प्रकाशमय मकान मिलता है जहाँ पर्याप्त मात्रा में खुला स्थान रहता है। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि अगर जो बालक होते हैं तो उनमें इस प्रकार का, अगर वो जो झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले बालकों को और उनके विकास में काफ़ी अंतर होता है। आराम से, क्योंकि वो बच्चे खेल कूद नहीं सकते, उनको हवा नहीं मिल रही, उनको स्पेस नहीं मिल रहा है, उनको धूप नहीं मिल रही, तो नेचुरली उनके शारीरिक और खाने को भी अच्छा नहीं मिल रहा क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये दिक्कत आती है। और जो बच्चे आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो उनको अलग तरह से वो आराम से खेल कूद सकते हैं, उछल कूद कर सकते हैं, उन्हें मौसम के अनुकूल वस्त्र एवं मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। अतः बालक स्वस्थ, निरोग, चुस्त, फुर्तीला व क्रियाशील रहता है। उसका शारीरिक विकास भी उत्तम होता है। परंतु जिन बालकों को निम्न आर्थिक सामाजिक स्तर में पाला जाता है
उन्हें जीवन जीने के लिए मूलभूत भौतिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो पाती। जो मूलभूत आवश्यकता होती हैं, जिसे कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, वो भी उनको नहीं मिल पाता। उन्हें दोनों मतलब सुबह और शाम का भरपेट भोजन ही नहीं मिल पाता, तो और चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। पौष्टिक भोजन के अभाव में बालक पोषण न्यूनता जनित रोगों का शिकार हो जाता है, जिसे कुपोषण कहते हैं, का शिकार हो जाता है, माल न्यूट्रिशन का। और उन्हें बेरी स्कर्वी, रतौंधी, रिकेट्स, ये सब मैं बता चुकी हूँ। त्वचा के रोग, मरासमस, क्वार्शियकोर आदि रोगों होने हैं। गंदे, सीलन भरे अंधेरे कमरे में जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती है, वैसे कमरे में रहने वाले बालक को सर्दी, जुकाम, बुखार, न्यूमोनिया, मलेरिया, टाइफाइड आदि रोगों हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप बालकों का शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, नेचुरली अवरुद्ध होगा। आपने देखा होगा कि इस तरह के बच्चे बिल्कुल माल न्यूट्रिशन अलग से ही नज़र आ जाते हैं। अब इसी के साथ के अंदर अपन आगे जो देखते हैं वो अपन देखते हैं कि स्वस्थ बालक के लक्षण क्या होते हैं। सिम्टम्स ऑफ हेल्दी चाइल्ड। हेल्दी चाइल्ड जो होता है वो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि किसी भी बालक को देखकर कोई भी व्यक्ति उसके शारीरिक विकास एवं स्वास्थ्य के बारे में सरलता से अनुमान लगा सकता है। यदि बालक में निम्न विशेषताएं, जो कि मैं बता रही हूँ अभी नीचे जाकर यहाँ पर, कि ये विशेषताएं अगर मौजूद होती हैं तो समझना चाहिए कि बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ है। जैसे बालक की आयु के अनुसार उसका वजन एवं लंबाई होना, कंधे तने हुए, सीना आगे की ओर उठा हुआ होना चाहिए, आंखें स्वस्थ, चमकीली, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, मतलब पता लगे कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, चमकीली सी होती है, कहते हैं ना कि स्पीकिंग आइज जिसे। शरीर सुडौल होना चाहिए, हाथ पैर, सिर आदि अंगों में निश्चित अनुपात होना चाहिए। त्वचा में विशेष प्रकार की चमक होनी चाहिए। गोरा हो, काला हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अलग से ग्लो होता है वो होनी चाहिए। त्वचा लचीली एवं चिकनी होनी चाहिए। बाल काले, घने, लंबे हो, ये कोई आवश्यक नहीं, लेकिन अब इसमें है तो मैं बता रही हूँ। वह मजबूत होने चाहिए। कंधे गोल होने चाहिए। उठते बैठते व चलते समय बालक का आसन सही होना, मतलब उसका बॉडी जेस्चर्स जिसे कहते हैं कि उसके बॉडी के जो तौर तरीके होते हैं, किस तरह से वो बात करता है, किस तरह से वो बैठता है, उठता है, वो सब सही होने चाहिए। बालक के शरीर में मांसपेशियां व ऊतकों का सही अनुपात होना चाहिए। इसके लिए टाइम टू टाइम, क्योंकि हम देखकर तो पता लगा सकते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम चेकअप भी करवाते रहना चाहिए। अस्थियों में पर्याप्त दृढ़ता एवं मजबूती होनी चाहिए। दांत क्रमबद्ध रूप से सजे एवं चमकदार होने चाहिए। बालक का सभी अंग, जैसे चाहे वो बाह्य हो चाहे आंतरिक हो, समन्वित रूप से कार्य करते होने चाहिए। वो आपको पता लग जाता है आंतरिक अंगों के। बाहरी अंगों को तो हम देख के पता लगा सकते हैं, लेकिन आंतरिक अंगों को अपन पता लगा सकते हैं। अगर बालक के कहीं भी दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है या किस तरह की परेशानी हो रही है, तो चिकित्सक के द्वारा, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो रही है कि कई प्रकार के जो होते हैं, कई प्रकार के जो टेस्ट होते हैं वो करवाकर और उसका पता लगाया जा सकता है। बालक क्रियाशील रहता है तथा थकावट कम महसूस करता है, तो समझिए वो स्वस्थ है। बालक को अच्छी भूख लगती हो, उसे खेलने कूदने के लिए, पढ़ने लिखने में भी मन लगता हो, तो ये स्वस्थ बालक के एक लक्षण होते हैं। और इसी के लिए E.B. हरलॉक ने एक स्वस्थ बालक के संबंध में लिखा है, द हेल्दी चाइल्ड इज अलर्ट, फुल ऑफ एनर्जी एंड एंशियस टू बी ऑन द गुड्स। कुछ भी चीज़ जानने के लिए वो उत्सुक रहता है। तो इस प्रकार की जो बातें होती हैं, वो जो बातें होती हैं, ये एक स्वस्थ बालक के लक्षण को दर्शाती है। और मैं जो ये जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ, जिसमें ये बता रहे हैं अपन कि एक स्वस्थ बालक के लिए किस प्रकार के कौन से जो किस प्रकार का वातावरण या किस प्रकार का की बातें जो होती है कि एक बालक के लिए उसके विकास में अवरुद्ध होती हैं या सही होती हैं, ये विषय अपन पढ़ रहे हैं। तो अभी तक अपन जितने पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, अब आगे अपन पढ़ेंगे दुर्घटनाएं या एक्सीडेंट से स्टार्ट करेंगे। तब तक आज इस टॉपिक को अपन बंद करके और आप लोग आगे की तैयारियां करिए। थैंक यू।